नंबर 41, उपसंहार विधि का ही दूसरा नाम है रसास्वादन विधि। 41 में 2। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए। प्रस्तावना प्रश्न के बारे में असत्य कथन है। अब प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या 3-4 होती है, असत्य पूछा है ना, और भाई सही है, प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या तो 3-4 उचित रहती है, और अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है, पूर्ण ज्ञान पर आधारित होता है, ये भी बात सही निकल रही है। जबकि ये पूछ रहा है असत्य कथन, उन्हें उत्प्रेरणात्मक प्रश्न भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो ये तो सभी कथन सही है, इनमें से कोई असत्य है ही नहीं है। तो 42 का उत्तर निकल जाएगा तुम्हारा 4। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। ये परिभाषा किसकी है? मॉरिसन, सेमर, हर्बर्ट या डॉक्टर प्रेसी? ये मॉरिसन की है। कुछ अच्छी अच्छी परिभाषा आ रही है ना इकाई की और पाठ योजना की, वो जरूर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 42 में कुछ समस्या आई थी कल, है ना? और नहीं, कौन सा? 44 देखिए 44 है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, वो भी उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा है। तो अब देखिए, एक नंबर जो कल मिट रहा था वो ये था, कहानी लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचय कराना, हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचय कराना, शब्द किसी प्रकार संदर्भ में अर्थ देते इससे परिचय कराना, और भाषा के विविध प्रयोगों से परिचय कराना। कहानी शिक्षण में ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं रह गई। चौथा, और वैसे भी कहानी का संबंध मनोरंजन से बड़ा गहरा है। अब एक बात और बताओ मुझको आप, कि मेरे को तो भाषा का ही प्रयोग सिखाना है, तो गद्य की कौन सी विधा का मैं अध्ययन कराऊं जिससे भाषा के विविध प्रयोगों से छात्र बहुत परिचय पाएगा? तो मैं एकांकी कहूं, या मैं नाटक कहूं, या मैं कहानी कहूं, या मैं निबंध कहूं? नहीं, इसका उत्तर निबंध होगा, निबंध होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 देखो, मूल्यांकन से क्या तात्पर्य निकल करके आ रहा है? छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की जानकारी, उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन, सतत चलने वाली प्रक्रिया, या उपयुक्त सभी? ये तो चारों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में आदर्श हिंदी शिक्षण के लिए आवश्यक है शुद्ध उच्चारण करना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, व्याकरण का ज्ञान होना, या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। तो तुम तो ये देख लो उपयुक्त सभी कहां कहां आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47, परंपरागत परीक्षा प्रणाली का दोष है, इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मानदंड नहीं होता है, बिल्कुल सही है। यह विद्यार्थियों द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है, यह भी सही है, यह भी दोष ही है। मतलब इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती, ये भी तो दोष ही है, 5-7 क्वेश्चन लिए पड़े हो गया। तो ये तो उपयुक्त सभी कथन सही है, तीनों के सही सही है ना? तो शिक्षण विधि में आ जाए उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो अब आंख बंद करके भी नहीं करना है, मान लो कि तुमको स्पष्ट गलत दिख रहा है फिर भी कर दो साहब सही है, पर दो में से डाउट हो रहा हो तो समझ जाना कि ये अधिकतर क्वेश्चनों का उत्तर यही निकलता है। तो ये हो गया अपना 47। फिर इसके बाद में 48, छात्रों के सतत और समग्र मूल्यांकन सीसीई पर प्रभावी जोर दिया गया। मुदालियर आयोग की सिफारिशों में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। फिर भाई तुम्हारा 49 क्वेश्चन मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 49 खोलो, क्या है इसमें? भी दस्तावेज में पूर्ण विकल्प नहीं लिख रहा हुआ है, इसमें देखो 49, इसमें चारों है। देखो तुमने क्या कर रखा है इसमें, सही है कि नहीं है, और क्या तुमने उत्तर टिक लगा रखा है उसमें? निम्नलिखित में है सही टाइप हो रहा है इसमें 49, ठीक है। तो इन्हीं से दुश्मनी है क्या तुम्हारे? इसमें कुछ मिस्टेक थी ना, पेपर लिया था जो,
नहीं ऑनलाइन में तो नहीं थी, ऑनलाइन तो सही था। देखो, सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों का मूल्यांकन होता ही है। और ये तीनों पक्ष मैंने आपको लिखा रखा है, ज्ञानात्मक क्या है, भावात्मक क्या है, क्रियात्मक क्या है। छात्रों में निरंतर अध्ययन की आदत विकास करना, इसमें छात्रों की रुचियों व अभिवृत्तियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें पृष्ठपोषण, प्रविधियों, उपचार, देखो चौथा भी सही हो गया, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। लेकिन ये तीसरा क्या कह रहा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, इसमें छात्रों की रुचि और अभिवृत्तियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो फिर कौन से मूल्यांकन में दिया जाता है? इसकी तो खूबसूरती यही है कि इसमें ध्यान दिया जाता है। तो कौन सा उत्तर निकल जाएगा 49 में? 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50 में। निम्नलिखित में वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण नहीं है। इसमें छात्रों की तर्क शक्ति का सही सही बिल्कुल जांच हो जाएगी, है ना। इसमें प्रश्नों के उत्तर निश्चित होते हैं, सही उत्तर को पूरे अंक, गलत को शून्य दिया जाता है, ये भी सही है। अब ऐसा मत दिमाग ले लेना कि गलत को तो माइनस भी दिया जाता है, शून्य ही नहीं, शून्य ही है। कहीं नेगेटिव मार्किंग होती है, कहीं नहीं होती, अलग चीज है। इस परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देना और अंक प्रदान करना अपेक्षाकृत सरल होता है ना, ये भी सही है। इसके प्रश्न निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बीच की स्थिति के है, ये गलत है। फिर सही क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक सवालों के बीच की कड़ी, जैसे केवीएस ने, एकलव्य ने और नवोदय विद्यालय ने इस बार लिया है कि गोदान में हौरी के, गोदान उपन्यास में हौरी की गाय का नाम क्या है? सुंदरिया। ये है बीच का सवाल। तो ये लघुत्रात्मक जिसको आप कहते हो ना, वो लघुत्रात्मक बीच की कड़ी है। आप चाहो तो लिख सकते हो पेपर पर या कहीं भी कि निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बीच की कड़ी वस्तुनिष्ठ नहीं है, बल्कि लघुत्रात्मक प्रश्न है। 50 में 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 देखो। बीएस ब्लूम द्वारा दी गई मूल्यांकन प्रणाली की त्रिध्रुवीय संरचना के तत्व निकलेंगे। शिक्षण उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण अनुभव, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन। 2 नंबर 51 में 2 करो। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ये छांटना है आपको 52 में। विश्वसनीयता, छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में विचलन न हो और पुनः मूल्यांकन के पश्चात भी अंक समान रही, तो विश्वसनीय हो गया। वस्तुनिष्ठता, परीक्षक की रुचि, भावना, दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये वस्तुनिष्ठ में सही है, निबंधात्मक में तो पड़ता है। विभेदीकरण, सक्षम अक्षम छात्रों के भेद करने की सामर्थ्य रखे, वही विभेदीकरण है। वैधता, परीक्षक की रुचि, भावना, दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है, तो वो वैधता नहीं है, प्रभाव नहीं पड़ता है, होना चाहिए था। वो तो वस्तुनिष्ठ में, वो विषयनिष्ठ परीक्षा में पड़ता है, आत्मपरकता है वो तो। वैधता तो ये है कि वैधता किसे कहते हैं, आपने देखा होगा, लिखा होगा कि जिस प्रतिमान के लिए जिन आधार मानकों को प्राप्त करने के लिए पेपर बनाया गया है, क्या वह उनको मानक को पूरा कर रहा है, तो वो वैधता है। तो 52 में 4 हो गया। 53 चलो। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक व छात्र इस बात का निर्णय करते हैं कि शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ये परिभाषा किसने दी है? ब्लूम, वेस्ले, क्रॉनबेल और गुडविल। क्रॉनबेल इसका उत्तर होगा। 53 में 3 कर लो। और क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, इकाई किसी पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु, विषय क्षेत्र, प्रयोगात्मक कलाओं तथा विज्ञानों का और विशेषकर सामाजिक अध्ययन का प्रमुख विभाजन है। प्रस्तुत परिभाषा के प्रयोक्ता विद्वान कौन है? मॉरिसन, सीवी गुड, वेस्ले, हेनरी। तो ये तो बहुत वेरी गुड बात है, तो वेरी तो इसमें तो तुमने तुक्का लगाया होगा, है ना, तुक्का लगाया होगा कि ये पहले से मालूम था आपको। अच्छा, तुक्का लगाया तो तुक्का तुम्हारा कैसे लगा, क्या हिसाब से लगाया? भाई गुड आ रहा है इसमें, ये है जो भी है, लेकिन तुक्का तुम्हारा बिल्कुल सही है।
अब तुम एक काम करना, इनको याद कर लेना, ऐसी जो कुछ परिभाषा तुम्हारे संपर्क से कटी हुई है तुमको तुम ध्यान रखना, क्योंकि इसमें शिक्षण विधि के जो 20 सवाल आएंगे ना, उनमें से केवल कठिन वही सवाल होगा जो किसी थिंकर का कोई कथन आ गया। वो कई बार जाना पहचाना जाता है, कई बार अंदर घुस के आता है, तो अंदर घुस के आए तो सबका गलत जाए तो हमारा भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वो ऐसा आ रहा है कि इसको और लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इनका परिचय रख लो। ऐसे एक दो ही क्वेश्चन आते हैं बस। अच्छा, 55वां देखो सवाल क्वेश्चन। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षण सूत्र जो मैंने शुरुआती क्लास में तुमको लिखाया, तो कौन सा सूत्र वो नहीं है? मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हो, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ये तो सब सही है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये कहाँ लिखा था आपने? तार्किक से मनोविज्ञान की ओर, ये नहीं है, है ना। मनोविज्ञान से तुम तार्किकता की तरफ बढ़ सकते हो, वो एक अलग चीज है। क्वेश्चन नंबर 56, भाषा संसर्ग प्रणाली में आप जो व्याकरण को सीखते हो, जो विशेष महत्व मिलता है सैद्धांतिक ज्ञान को, व्यवहारिक ज्ञान को, या कवियों की जीवनी को, या नियमों को? अब नियमों को मिलता तो फिर सैद्धांतिक उत्तर हो जाता, नियमों की तो यह बात ही नहीं है। तो व्यवहारिक ज्ञान पर 56 का उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाइए। अध्यापक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण के पूर्ण प्रदर्शन पाठ के समय छात्राध्यापक अनुकरण विधि का प्रयोग करते समय किस भूमिका का निर्वाह नहीं करता? शिक्षक का भी करता है, छात्र का भी करता है, पर्यवेक्षक का भी करता है, लेकिन प्राचार्य का नहीं करता। प्रत्यक्ष विधि का ही दूसरा नाम क्या है? प्राकृत विधि भी कहते हैं, निर्बाध विधि भी कहते हैं, सहमात्र विधि भी कहते हैं, उपयुक्त सभी। तो तुम्हारे 8-10 क्वेश्चन तो उपयुक्त सभी के ही फालतू के हो गए, है ना। देखो अब की बार गर्मी कितनी भयंकर पड़ेगी, क्या होगा यार अब की बार। पर ये जरूरी नहीं है मित्रों कि हर जगह जो है तुम यही करते रहो, उपयुक्त सभी उपयुक्त सभी। इसमें भी कर दोगे तुम उपयुक्त सभी। हिंदी पढ़ाते समय इतिहास, राजनीति और भूगोल की बातें करना कौन सा समवाय, लंबी है या क्षैतीय है या दोनों? हाँ, ये क्षैतीय है, क्योंकि इसमें फैलाव हो गया, विभिन्न सब्जेक्ट आ गए, विभिन्न विभिन्न अनुशासन के। यदि हिंदी का एक में ही तुम प्रयोग जोड़े जा रहे हो कि गद्य का पाठ पढ़ाते समय तुम व्याकरण भी पढ़ा रहे हो, तो वो हो जाएगा लंबी है। अब हो गया क्षैतीय। लेकिन फिलो में आके तुम में से कईयों ने किया होगा 3, क्योंकि फिलो में आ रहा है उत्तर, है ना। कई सवालों का उत्तर आ गया तो कर दिया होगा। नहीं, 59 का सही उत्तर है 2। बताओ, श्रवण या सुनना कौशल शिक्षण की विधि नहीं होनी चाहिए? नाटक मंचन, वाद विवाद, अंत्याक्षरी या प्रश्नोत्तरी विधि? देखो, नाटक मंचन तो आ सकता है कि श्रवण सुन रहे हो, आप नाटक को सुन रहे हो, वाद विवाद भी चल जाएगा, प्रश्नोत्तरी चल जाएगा, अंतराक्षरी जम नहीं रहा है मामला, है ना। अब नू तो खैर तुम ऐसे भी कर लोगे कि भाई अंतराक्षरी कैसे नहीं है, अंतराक्षरी भी सुनते हैं, सुनते तो हम हर चीज हैं, पर क्या श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए आप अंतराक्षरी करते हो, या किसी और मस्तिष्क पर तार्किक जोर देकर कोई और चीज याद कर रहे हो? श्रवण कौशल के लिए इतने सोचने की जरूरत कहाँ है? लगातार बोलो, उसकी जरूरत है। अब तुमने कोई गीत की पंक्ति बोल दी, अब अंतिम में तुम अंतराक्षरी कर रहे हो, वो खोज रहे हो, तो उसे श्रवण तो वैसी बाधित हो रहा है, लगातार सोच सोच कर तुम्हें बोलना पड़ रहा है। वो तार्किक क्षमता को विकसित करने का एक माध्यम हो सकता है, लेकिन श्रवण कौशल को विकसित करने में जितना इन तीनों का योगदान है, इसका तो कुछ भी योगदान नहीं है। तो 60 में 3। भाषाई कौशलों के संबंध में एक कथन को बाहर कर दो कोई से को भी। सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है, कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। और ये पूछ रहा है सही है, क्या पूछ रहा है? अब तुमने यदि पढ़ लिया क्या साहब सही नहीं है, क्योंकि अधिकतर तो यही आता है जब तो तुम्हारे हाथ से सवाल निकलेगा। वरना भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है ना। हाँ हाँ बोलो। सुनना या श्रवण कौशल की शिक्षण विधि नहीं है, ये सवाल है। देखो भाई सुनो, नाटक मंचन आप देख रहे हो तो खूब बढ़िया से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो नाटक को?
और पूरे हाव भाव के साथ सुन रहे हो। वो सामग्री की बात नहीं चल रही यहां। दृश्य श्रव्य सामग्री अलग चीज है। वो पूछेगा कि नाटक कैसी विधा है, तो दृश्य श्रव्य है। वो सहायक सामग्री के संदर्भ मतलब ये कौशल है, कौशल सुन करके चीजों को विकसित करने वाला कौशल। अरे अंतराक्षरी में तुम सुनते हो, चलो सुनते हैं, ठीक है। अब मैं गाना गा रहा हूं, सुन लेना भाई, और खुशबू फिर उसको आगे बढ़ाएगी, अंतराक्षरी करेगी। तो फिल्मों में शुरू कर दे? तो नहीं, क्यों नहीं, फिल्मों में क्यों नहीं? किस पे शुरू करे, बता, तू बता किस पर करे। मान लो कविता उसको उतनी याद नहीं है जितनी मेरे को है, तो गाने तो खूब याद होंगे। बता किस पे शुरू करें? तुम बताओ, अभी क्वेश्चन स्पष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तुमसे। बोलो, गाना या कविता? कविता। चलो। जहिमन पवन रसम चरही रवि शशि नाही पवेश, तेई घट चित विषाम करो सरे कही उवेश। स अब बोलो से। अब तुम सोचने में इतना टाइम ले लोगे तो मैं श्रवण का खाक विकसित करूंगा? अब बताओ मेरे को, श्रवण कौशल मेरा वेट कर रहा है। सा लेकिन अब दोनों पक्ष सुनेंगे ना, अधूरापन थोड़ी है। इसलिए नहीं, नहीं, नाटक के तो पात्र बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और छात्र उसको अभिनय के साथ सुन रहे हैं बहुत बढ़िया से। लेकिन अंतराक्षरी जो है कहीं ना कहीं आपके तार्किक मस्तिष्क को बढ़ाएगी। इसका उद्देश्य डायरेक्ट श्रवण नहीं है। और फिर श्रवण चलो हो भी जाता, ऐसा भी नहीं है भाई बोलकर सुन रहा है। लेकिन तब आप जब इससे कमजोर कोई और विकल्प आएगा तो उसको बाहर निकाल दो, अंतराक्षरी को रहने दो। मान लो इसकी जगह श्रवण कौशल, श्रवण या सुनना कौशल शिक्षण की विधि नहीं है, सुनना। अब यदि लड़की सुन लो, तुम भी कांप जाओगे नहीं। अब मान लो मैं इस प्रश्नोत्तरी विधि की जगह यहां कर देता हूं जी साहब आगमन विधि। अब क्या जानते हो तुम? अब ये सही हो गया, अब ये गलत हो गया। वो तो कई बार जरूरी नहीं है हर चीज गलत हो, कमजोर होना भी गलत है। आज के जमाने में कमजोर को कौन जीने देगा? कमजोर होना भी गलत है। गलत तो गलत होता ही है, पर कोई गलत नहीं है। मान लो कोई कमजोर है तो वो भी गलत है। इस बात को समझो आप। कोई निश्चित सवाल के कोई निश्चित जवाब नहीं होते, ये कॉमन सेंस से अप्लाई करना होता है। करो। अब ये आगमन विधि उत्तर हो जाएगा, अंतराक्षरी पास हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि इन चारों में से ये बहुत कमजोर विकल्प है, क्योंकि डायरेक्ट श्रवण कौशल का विकास नहीं हो रहा है। और तुम जो सोच रही हो नाटक मंचन, दृश्य श्रव्य सामग्री, वो सहायक सामग्री का अलग मैटर है। और ये कौशल तो ये होता है सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, कौशल तो यही हुए ना। या तुमने ये भाषाई कौशलों में कहीं दृश्य श्रव्य की बात करी है क्या? वो तो सामग्री हो गई। इतना ही दुख होता है जब हमारा सवाल गलत जाता है कि क्यों गया, और गया तो गया। अरे नहीं भाई, सुनने का काम तो सब में हो रहा है। सुनने का तो आगमन विधि में भी हो रहा है। मास्टर को देखो, सुनना तो हर किसी में हो रहा है। सुनना तो आप लिखित में भी कुछ लिख रहे हो तो भी आप अपने से बोल करके सुन रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। देख ले पायल। चलो क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाओ। तुमको भूख लग रही होगी, जल्दी जल्दी से पढ़ लो। तो भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? दूसरा ही सही आ रहा है कि कोई भाषाई कौशल अंतः संबंधित है। अब ये कहना अंतः संबंधित नहीं है, या ये कहना कि सभी भाषाई कौशल अपने आप विकसित हो जाते हैं, या ये कहना कि पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, तो ये गलत है। 61 में 2, क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाइए आप। तो कर दो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से अच्छी परीक्षा में आवश्यक है, विश्वसनीयता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है, विभेदीकरण भी है। तो 62 में 4। 63 में आ जाओ। निम्नलिखित में से भाषा की विशेषता नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति नहीं है, भाषा परंपरागत है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। अरे भाषा अर्जित संपत्ति है, ये क्यों कहा जा रहा है कि अर्जित संपत्ति नहीं है?
किसी भाषा को पढ़ने और लिखने, क्वेश्चन नंबर 64 देखो, किसी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना है। ये कथन जिस शिक्षाविद का है वो है रमन बिहारी लाल, क्योंकि सबसे बड़ा इसलिए कर दिया नहीं, किटसन, किटसन का है, किटसन का, और बहुत अच्छा कथन भी है। क्वेश्चन नंबर 65 में शायद कोई प्रॉब्लम आई थी आपको, है ना? शिक्षण सहायक सामग्री में अध्यापक सबसे अधिक प्रयोग करता है, तो श्यामपट्ट, लिंगवा फोन, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन। अरे कई तो ऐसे अध्यापक होते होंगे जिन्होंने देखा भी नहीं होगा ये तो, लिंगवा फोन, टेप रिकॉर्डर, श्यामपट्ट जिंदाबाद। क्वेश्चन नहीं है, तुम्हारा क्या सवाल आ गया फिर? दिखाना बच्चा, एक गाना दिखाना। ये क्या रहस्यवाद है? प्रश्न अलग है, जब ही तो हाथ में पकड़ना बैठता है। 65वां कहाँ ये? दृश्य श्रव्य सामग्री है, श्यामपट्ट, लिंगवा फोन, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन। तब उत्तर टेलीविजन हो जाएगा, तब टेलीविजन उत्तर सही कर लो उसमें। और यदि ये वाला छपा है तो श्यामपट्ट कर लो। अब आप सोच रहे हो यार सवाल एक ही मेरे हाथ में भी यही पेपर है। आजकल कोई सिस्टम वाली चीज नहीं है, कोई चीज कहीं भी आ सकती है। ये तो उस दिन तय हो गया था जब वसुंधरा जी और दीपक कुमारी की थाली में आती आती मुख्यमंत्री की सीट भजन लाल जी ले गए। किसी ने सोचा तक नहीं था। आजकल कुछ भी हो जाता है, पर तुम उसमें टेलीविजन सही कर लो और इसके हिसाब से श्यामपट्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र कैसे क्या करते हैं? संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण करते हैं। ये तो सबका सही है ना? क्वेश्चन नंबर 67, और देखो न केवल पाठ्य पुस्तक के चित्र बल्कि सहायक शिक्षण सामग्री का भी काम यही होता है कि वो संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हैं और जो पढ़ाया गया कक्षा का ज्ञान है उसको स्थायी, व्यवहारिक रूप से स्थायी याद करवाता है। 67 पे आ जाओ, निम्नलिखित में से शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है जो अनुभव आधारित है? व्याख्यान विधि, प्रश्न विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, प्रदर्शन विधि। 67 में 2 और 68 में शिक्षण विधि सिद्धांत को व्यवहार में लाने का एक तरीका है। बहुत खूबसूरत परिभाषा है और ये तो वही कह सकता है जिसका नाम सबसे बड़ा दिख रहा है, बाइनिंग एंड बाइनिंग का। और इसको इंपॉर्टेंट और लगा लो आप। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, शिक्षण के चिंताशील स्तर का मुख्य प्रस्तावक कौन से विचारक माने जाते हैं? हर्बर्ट, हंट, मॉरिसन, ब्लूम। हंट इसका उत्तर सही है। विचार विश्लेषण का अंतिम सोपान क्या होना चाहिए? बोधात्मक प्रश्न, गृह कार्य, पूर्व ज्ञान का परीक्षण या कक्षा कार्य निरीक्षण। अंतिम सोपान विचार विश्लेषण का है, विचार विश्लेषण का अंतिम सोपान होता है बोधात्मक प्रश्न। हाँ, विचार विश्लेषण का पूछ रहा है, पूरा विचार का विश्लेषण होने के बाद छात्रों से आपको बोधात्मक सवाल पूछना है अंतिम रूप से। इसका उत्तर तो बहुत कम छात्रों ने दिया होगा 70 में। बहुत बढ़िया। हाँ, 70 में एक क्वेश्चन नंबर 71 देखना, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है? कौन सी शिक्षण विधि है? क्या किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा, हाँ प्रथम भाषा तो मातृभाषा होती है, उसकी बड़ी भूमिका कौन सी विधि में रहेगी? व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि या संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण कार्य आधारित? इनका तो मतलब ही नहीं है। प्रत्यक्ष विधि में वैसे ही वर्जित है प्रथम भाषा का प्रयोग। यह है व्याकरण अनुवाद विधि, क्योंकि प्रथम भाषा को ध्यान में रख करके ही तो आप द्वितीय भाषा में आगे बढ़ते हो।
हालांकि व्याकरण अनुवाद विधि को क्रम सोपान लगवाए तो पहले द्वितीय भाषा और फिर प्रथम भाषा की तरफ जाओगे। तो 71 में एक ये तो लिखा था ना आपने, व्याकरण अनुवाद विधि में मातृभाषा का प्रयोग होता ही है। और क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से व्याख्यान विधि का प्रयोग करना कहाँ उचित है? उच्च कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में, या उपयुक्त सभी कक्षाओं में? उपयुक्त सभी कक्षाओं में चल जाएगा, केवल उच्च कक्षाओं में, वरना वो व्याख्यान विधि केवल सुनकर के ही ज्ञान आधार बड़े लेवल के बच्चे कर सकते हैं, छोटे बच्चों को तो देखना भी होता है ना, पूरी इंद्रिया जागृत होनी चाहिए। तो 72 में एक। और क्वेश्चन नंबर 73 में देखो, निम्नलिखित में से गद्य शिक्षण में शब्दार्थ को स्पष्ट करने की उचित विधि क्या है? शब्दार्थ को स्पष्ट करने की प्रश्नोत्तर विधि, उद्बोधन विधि, व्यास विधि या रसास्वादन विधि का तो कोई मतलब ही नहीं है। यह है उद्बोधन विधि 73 में 2, और यह है सेकंड लास्ट क्वेश्चन 74। निम्नलिखित में से समस्या समाधान विधि का गुण है? इस विधि से छात्रों में मनोविज्ञान दृष्टिकोण विकसित होगा, इस विधि से छात्र स्व अध्ययन के लिए प्रेरित होते हैं, सही है। इस विधि से छात्र भावी जीवन की समस्याओं का हल सीख पाते हैं, उपयुक्त सभी कथन सही है। लेकिन 2-3 सवाल ऐसे भी आए हैं जिनमें ये नहीं चला है ना, एक नहीं 2 आए हैं। एक में आया उपयुक्त दोनों, वो नहीं चल पाया। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, इसमें भी शायद कुछ मिस्टेक आई थी क्या? प्रयोग और स्पष्टीकरण है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाठ योजना का सोपान नहीं है? तो इनमें से किसको बाहर निकालोगे आप? ध्यान कैसे है? ध्यान का मतलब ही नहीं है, तो चेंज करवा दिया था। यहां प्रयोग है और यहां स्पष्टीकरण है, लिख लो और इसका उत्तर आएगा स्पष्टीकरण। पहले तो ये सही कर लो, आप ऐसे लिख लो उसमें, और इसका उत्तर 4 है। अब तुम अपनी इन कॉपियों को पवन को दे दो। हाँ भाई, ठीक है ना? चलो फिर ठीक है। तो कल का मैंने तुमको टॉपिक दिया है, बढ़िया से तैयार करके लाओ, भाषा व्याकरण का, ठीक है? चलो सभी को फिर कल बात करते हैं इस संदर्भ में ना। कल सुबह क्लास कितने बजे लोगे? 7 बजे का टाइम दे दिया है आपको, 7 बजे आ जाओ कल, है ना?